हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम पाठ 9 बल तथा गति के नियम को शुरू कर रहे हैं। उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला भाग, बल की परिभाषा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बल है क्या। बल एक धक्का, एक खिंचाव, ठीक है, एक खिंचाव है, एक बल है। जब हम किसी वस्तु को धक्का लगाते हैं, खिंचाव लगाते हैं तो कहते हैं बल हुआ, या किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आकर्षण या अभिकर्षण यानी खींचना और आकर्षण यानी धक्का देना बल कहलाता है। तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। अब बल की व्याख्या करते हैं। एक वस्तु जो यदि विराम अवस्था में है तो उसे गतिशील बनाने के लिए कोई वस्तु जो गति की अवस्था में है को विराम अवस्था में लाने के लिए या तो उसे धक्का देना आवश्यक है या फिर खींचा जाना, ठीक है। तो ये धक्का देना और खींचा जाना आवश्यक है, ये क्या है, ये बल है। इसी तरह यदि एक स्प्रिंग या रबड़ बैंड को खींचते हैं आप तो उसका आकार बदल जाता है, बदलता है कि नहीं। यदि एक बैलून को दबाया जाए अर्थात धक्का दिया जाए तो उसका आकार भी बदल जाता है। तो इस प्रकार इन चीज़ों से क्या स्पष्ट है, इन चीज़ों से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन के लिए उसे धक्का देना या खींचे जाना बहुत आवश्यक है, जिसे कि बल लगाना आवश्यक है। अर्थात धक्का देना या खींचना ही बल है। तो बल एक भाववाचक संज्ञा है, अर्थात बल को ना तो देखा जा सकता है ना ही सूंघा जा सकता है, बस स्पर्श, और ये ना ही स्पर्श किया जा सकता है, बस केवल महसूस किया जा सकता है। इसलिए बल जो है एक भाववाचक संज्ञा है। ये तो था बल की डेफिनेशन, बल की परिभाषा, बल की व्याख्या। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं बल के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। बल के लिए जो जरूरी घटक हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बल तभी पॉसिबल है जब ये निम्न में से तीन चीज़ें, कोई ना कोई एक चीज़ अवश्य होनी चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें ना हो, कोई एक अब्सेंट हो, तो बल नहीं पॉसिबल है। ये कौन कौन सी है? नंबर 1, बल के लिए दो वस्तुएं आवश्यक है जिन पे एक पे बल लगाया जाता है और जिसके द्वारा बल लगाया जाता है। यानी दो चीज़ें, एक जिसके द्वारा बल लगाया जाता है और दूसरा जिसके ऊपर बल लगाया जाता है। और तीसरी चीज़, इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? इंटरेक्शन, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन यानी अन्योन्य क्रिया। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए, अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। तो ये तीन फैक्टर हैं, ये तीन तक जिनके ऊपर जो है बल निर्भर करता है। इसके बाद अतः ये बल के लिए तीनों घटक आवश्यक हैं, दो वस्तुएं और उनके बीच में होने वाली अभिक्रिया। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक संतुलित, दूसरा असंतुलित, ठीक है। संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। संतुलित बल क्या होता है, देखिए, जो बल किसी वस्तु के विपरीत दिशाओं के समान रूप से लग रहा हो, यानी ऐसा बल जो किसी पिंड या वस्तु पर उल्टी दिशाओं में समान रूप से लग रहा हो, संतुलित बल कहलाता है। यानी ये मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, एक बल इधर से लग रहा है इस तरफ को, एक बल इधर से लग रहा है इस तरफ को, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक इधर को एक इधर को। तो इस वस्तु पे जो दो बल लग रहे हैं, ये दोनों ही बल क्या करेंगे, इसको इधर घुमाएंगे, इसको इधर घुमाएंगे, तो ये वस्तु यहीं की यहीं रहेगी, ये कहीं भी गति नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कौन सा बल लगा, संतुलित। तो संतुलित बल क्या होता है, जो विराम अवस्था में है वो गतिमान नहीं करता, वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाता, जैसे कि यहाँ पे। तो संतुलित बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को दोनों तरफ से लगाया जाता है और विपरीत दिशा में बराबर लगाया जाता है। इस बल के कारण किसी भी वस्तु की स्थिति में या गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा बल है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है बच्चों, ऐसा बल जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो विपरीत दिशाओं में लगाया जाता है, परंतु असमान रूप से लग रहा होता हो, एक साइड से ज़्यादा दूसरी साइड से कम, तो वैसे बल को कहा जाता है असंतुलित बल। यानी ये वाली वस्तु है, ये इस तरफ से ज़्यादा बल है, ए तरफ से, ये बी तरफ से कम बल है, तो ये वस्तु किस तरफ मूव करेगी, ये करेगी बी की तरफ को, क्योंकि ए की तरफ से ज़्यादा बल लगा हुआ है। तो इस बल को कहा जाएगा असंतुलित बल। तो ऐसा बल
जो दो दिशाओं से लगता है, विपरीत दिशाओं की तरफ लगता है, परंतु एक तरफ से ज़्यादा दूसरी तरफ से कम, उस बल को असंतुलित बल कहा जाता है। अब असंतुलित बल की स्थिति में जिस वस्तु की दिशा से अधिक बल लग रहा होता है वो उस दिशा में गतिमान होती है, तो इसे कहा जाता है असंतुलित बल। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। मान लीजिए फर्श पे या जमीन पे रखे लकड़ी के बक्से को कुछ लोग धकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ठीक है, अर्थात उसे खिसकाने के लिए बल लगाते हैं। तो इसी स्थिति पर बक्से पर दो बल लगते हैं। कैसे? एक बल वह जो उसे खिसकाने के लिए धक्का लगाते हैं। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। जब बक्से को हम खिसकाते हैं तो दो व्यक्ति उसको धक्का दे रहे हैं, तो एक बल तो धक्का दे रहे हैं उसको आगे की तरफ को, वो लगा खिसकाने वाला बल, ठीक है। दूसरा बल वो होता है जो घर्षण बल होता है, जो ज़मीन से उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, उसको खिसकाते हैं, वो दूसरी तरफ लगता है, वो लगता है जिस तरफ वो खिसका रहे हैं उसकी तरफ को। तो अब जो बल ज़्यादा होगा उस तरफ वो गति करेगा। मान लीजिए अगर जो व्यक्ति धक्का दे रहे हैं वो बल घर्षण बल से ज़्यादा हो गया तो वो गति आगे की तरफ करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो गति नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो है यह बल जो है खिसकाने वाला बल जो विपरीत दिशा में लगने वाले बल से अधिक होता है, तभी यह असंतुलित बल होता है, और असंतुलित बल के कारण ही बक्सा आगे की तरफ गति करता है। यदि बक्से को खिसकाने की दिशा में जो लगाया गया बल है उसकी विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लगा उससे कम हो जाए तो क्या होगा? वो बक्सा नहीं खिसकेगा और यह असंतुलित बल नहीं होगा, ठीक है। अर्थात किसी भी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने की स्थिति में वस्तु की तरफ गतिमान हो जाती है जिस दिशा में बल अधिक होता है। यानी जब किसी वस्तु पे आप असंतुलित बल लगाते हैं तो बल उसी जो वस्तु है उसी तरफ गतिमान होती है जिस दिशा पर असंतुलित बल अधिक मात्रा में लगा हुआ होता है, ठीक है बच्चों। ये तो है बल के व्याख्या, बल क्या होता है, बल किन किन फैक्टर पे निर्भर करता है और बल कितने प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गैलीलियो ने जो गति के नियम दिए थे उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? वस्तुओं को किसी आनत यानी ढलानदार सतह पर गति करते देखा। तो गैलीलियो ने गति करते हुए इन वस्तु को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो तो वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। ये गैलीलियो ने कहा, जब कोई बाह्य बल यानी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो तो वस्तुएं निश्चित गति से चलती है, पर किसमें? आनत सतह पर। इसका मतलब क्या हुआ? असंतुलित बल के शून्य होने की स्थिति में एक गतिशील वस्तु निरंतर गतिमान रहेगी, इसका मतलब ये हुआ। परंतु वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, ठीक है। यानी शून्य बाह्य असंतुलित बल प्राप्त करा नहीं जा सकता। ऐसी गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। ऐसा कैसा होता है? जब आप किसी वस्तु को धक्का दे रहे हो तो धक्का दे रहे हो, ज़मीन पे टिकी हुई है, तो दूसरी तरफ से ज़मीन भी उसको घर्षण बल लगाती है। जिस तरफ आप धक्का दे रहे हो उसी तरफ को अपोजिट डायरेक्शन में वो घर्षण बल लगता है। इस कारण वो असंतुलित बाह्य बल लगा रहता है और जीरो नहीं हो पाता। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। अब जब आप बंदूक की गोली, इसका उदाहरण ले सकते हैं। जब बंदूक चलाते हैं तो गोली जाती है हवा में, तो कुछ देर बाद वह रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो उसको दूसरी तरफ को घर्षण बल यानी अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाती है, जिस कारण वह रुक जाती है, ठीक है। तो अब गैलीलियो के इस सिद्धांत के ऊपर न्यूटन ने गति के नियम दिए। न्यूटन एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने गति के तीनों नियम दिए, गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। तो न्यूटन के गति नियम क्या थे? अब न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों से प्रभावित होकर गति के 3 मुख्य मूल नियमों को प्रस्तुत किया। अब ये नियम क्या थे? ये नियम किसी वस्तु की गति को वर्णन करते थे, और इन नियमों को न्यूटन के गति नियम भी कहा जाता है क्योंकि इन नियमों को न्यूटन ने ही प्रतिपादित किया था। तो चलिए अब इनके पहले नियम को देख लेते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम बच्चों क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए, देखिए। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्यरत ना करे। तो न्यूटन का पहला बल क्या बोलता है? गति का नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या गतिशील अवस्था में गतिमान रहती है एक सरल रेखा में, तब तक रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य कार्यरत यानी बाह्य बल कार्य ना करे, बाह्य एक्सटर्नल बल कार्य ना करे।
इसे गति का प्रथम नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझाया होगा। आगे देखते हैं। अर्थात इसका मतलब है सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, जब तक बाहरी बल ना लगे तब तक तो वो अपनी अवस्था में बनी रहेंगी। इसका मतलब वो बाहरी बल को क्या करेंगी, विरोध करेंगी। वो नहीं चाहती कि हमें रोका जाए। तो इसका अर्थ यही है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो हमेशा विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु चल रही है, गतिशील है, तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, वह विराम अवस्था में नहीं आना चाहती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जो वस्तु जहाँ है वो वहीं रहना चाहती है। अब गुणात्मक रूप से देखा जाए तो किसी वस्तु में विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की जो प्रवृत्ति है उसको जड़त्व भी कह सकते हैं। उसको जड़त्व कहा जाता है। यानी वस्तु में अगर विराम है तो विराम अवस्था में रहने की टेंडेंसी है, या गतिशील है तो गतिशील रहने की टेंडेंसी है, उसको जड़त्व कहा जाता है। इसी जड़त्व के कारण गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ये याद रखना अपने, गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी गति के पहले नियम के हिसाब से। अगर वो चल रही है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी। तो ये टेंडेंसी जो है इसको जड़त्व कहा जाता है उस वस्तु का। तो इस जड़त्व के कारण ही गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए अब कुछ उदाहरणों से हम इस नियम को देख लेते हैं। बस, कार आदि में सीट बेल्ट लगाते हैं, हम सुरक्षा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? देखिए, ये प्रश्न भी आते हैं आपको कि बस, कार में हम सीट बेल्ट का उपयोग क्यों करते हैं। तो किसी चलती हुई गाड़ी में सीट में उस पर बैठे हैं हम लोग और गति की अवस्था में होते हैं, यानी गाड़ी चल रही होती है, परंतु सीट बेल्ट क्या होती है, स्थिर होती है। और सीट बेल्ट पे हम बैठे हैं तो हम भी स्थिर ही रहेंगे। ठीक है, तो जब मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है तब क्या होता है, गाड़ी के विराम अवस्था में जो सीट है वह थोड़ी सी गतिशील हो जाती है और आगे की ओर झुकती है, परंतु हम जो है उसमें बैठे होते हैं तो हम भी आगे की ओर गिर जाते हैं। तो सीट बेल्ट लगी होती है हमें, इस कारण हम आगे नहीं टकराते और हमें चोट लगने से बचे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में हम नहीं आ पाते, हम स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है, अचानक ब्रेक लगने से हम सीट के आगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए ही सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये सुरक्षा बेल्ट जो है न्यूटन के पहले नियम पे कार्य करती हैं और हमें घायल होने से बचाती हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, बस के अचानक चल पड़ने से हम पीछे की ओर क्यों गिरते हैं। तो इसका भी बड़ा अच्छा उदाहरण है। जब हम देखिए बस का फर्श पे हम खड़े होते हैं तो हमारे पाँव बस के फर्श के साथ चिपके होते हैं। तो बस का फर्श जो है, जब गाड़ी चलती है, बस चलती है, तो बस का फर्श भी गतिशील हो जाता है और बस के फर्श के संपर्क में आने से हमारे पाँव भी गतिशील हो जाते हैं। परंतु हमारे शरीर का ऊपरा भाग, जो ऊपर वाला भाग है, वह जड़त्व के कारण गति का क्या करता है, विरोध करता है, गतिशील नहीं होता और स्थिर रहना चाहता है। ठीक है, यही कारण है कि जब बस में अचानक से चलने से हम सतर्क नहीं होते तो हमारा शरीर तो जड़त्व में होता है, पाँव गतिशील हो जाते हैं, इसलिए हमारा शरीर पीछे की तरफ गिरता है और झुक जाता है। और जब गाड़ी जो है ब्रेक लगाई जाती है बस में, तो हमारा शरीर जो है स्थिर होने के कारण जो है पाँव चले होते हैं और एकदम से चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो हमारा शरीर आगे की ओर मुड़ जाता है और झुक जाता है। ठीक है, अब जब एक मोटर गाड़ी या कोई गाड़ी एक सरल रेखा में गति करती है तो उसमें सवार व्यक्ति के शरीर में भी एक सरल रेखीय गति होती है। ठीक है, अब इस स्थिति में जड़त्व के नियम के अनुसार गाड़ी में सवार तथा गाड़ी दोनों ही एक सरल रेखा में अपने आप को बनाए रखना चाहती है। तो बस के अचानक चल पड़ने से हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। अब ये भी प्रश्न है, जब अब बस चलती है तो मैंने आपको बता दिया, इसीलिए आगे चलते हैं। अब अगला है, किसी तीक्ष्ण मोड़ पर जब मोटर कार को मोड़ा जाता है, एक मोड़ आता है सड़क पे, तो उस पर तीखा मोड़ है और मोटर गाड़ी को मोड़ा जाता है, तो हम मोड़ वाली दिशा में दूसरी तरफ को क्यों गिर जाते हैं, क्यों झुक जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि देखिए, जब दिशा बदलती है कोई गाड़ी तो अपने क्रम में संतुलन बनाए रखने हेतु मोटर गाड़ी केंद्र की ओर झुक जाती है, परंतु मोटर गाड़ी में सवार व्यक्ति का शरीर एक सरल रेखा गति कर रहा होता है। ठीक है, और वह अपने शरीर को वैसे ही बनाए रखना चाहता है सरल रेखा में। जब तीक्ष्ण या तीखा मोड़ आता है तो मोटर गाड़ी क्या होती है, तीव्र गति से साथ मुड़ते समय उस पर सवार व्यक्ति का शरीर जड़त्व के कारण
सीट पर एक और बाहर की ओर क्या होता है, झुक जाता है और हम बाहर की ओर चले जाते हैं। अगर हम सीट बेल्ट नहीं पहनी होती तो हम शीशे से बाहर निकल सकते हैं और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, सीट बेल्ट बांधी हुई होती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है जड़त्व एवं द्रव्यमान। यहाँ तक मैं समझता हूँ जो मैंने पढ़ाया आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा और आपने अच्छे से वो पढ़ा होगा। अब जड़त्व व द्रव्यमान क्या होता है, देखिए किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण है जो उसकी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, इसको जड़त्व कहते हैं। ठीक है। अब एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु जितनी भारी होगी उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। इसका मतलब अगर वस्तु का भार बढ़ता है तो जड़त्व भी बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट हम कहें जड़त्व जो है वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है, यानी साथ साथ वो बढ़ता है। अगर जड़त्व बढ़ेगा तो भार, यानी भार बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, अगर भार घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा। ठीक है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की क्या है, माप है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व बढ़ेगा और द्रव्यमान घटने पर जड़त्व कम हो जाता है। तो ये द्रव्यमान और भार में क्या है, जड़त्व और भार में आपस में संबंध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगला है संवेग मोमेंटम, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।